नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 10 अध्याय नंबर 4 पर चर्चा करने वाले हैं। पाठ का नाम है कृषि। तो ये अध्याय आपके सिलेबस में महत्वपूर्ण साबित होता है। इस पाठ से कम 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं। तो हम इस पर बात करते हैं कृषि पर। तो भारत एक क्या है? कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की 2/3 जनसंख्या यानी कि भारत की 2/3 जनसंख्या क्या है? कृषि एवं कृषि संबंधित कार्यों में संलग्न है। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की 2/3 जनसंख्या है वो कृषि संबंधित कार्यों में संलग्न है। इसके अलावा जो कृषि उत्पाद है उनका भारतीय निर्यात में महत्वपूर्ण स्थान है। यानी कि जो कृषि उत्पाद है, कृषि का महत्वपूर्ण स्थान, निर्यात में महत्वपूर्ण स्थान है कृषि का, जिसे हम बात करते हैं चाय, कहवा, कॉफी। जो ये उत्पाद है, इन उत्पादों का भारतीय निर्यात में महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस प्रकार जो कृषि है वो भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जब हम बात करते हैं प्राचीन काल की, तो प्राचीन काल में कृषि भारत का प्रमुख व्यवसाय होती थी। भारत की जीडीपी में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान था। जब आर्य सर्वप्रथम भारतीय महाद्वीप में आए तो उन्होंने छोटे छोटे कबीलों में रहना शुरू किया और पशुपालन और कृषि उनके प्रमुख व्यवसाय हुआ करते थे। तो अब आगे हम इस अध्याय के अंदर चर्चा करेंगे कि कृषि कितने प्रकार की होती है। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि कृषि प्रारूप क्या है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे विभिन्न फसलों के बारे में, उनके लिए किस प्रकार का वातावरण चाहिए और उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे इस पाठ के इस अध्याय के अंदर। तो सबसे पहले हम यहां से चर्चा करते हैं कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार प्रकार के आधार पर कृषि को कई भागों में डिवाइड किया जाता है, जिनमें हम कुछ महत्वपूर्ण के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1 पर हम चर्चा करते हैं प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। प्रारंभिक यानी कि इसे आदिम भी कह सकते हैं। जब कृषि की शुरुआत की गई उस समय की बात की जा रही है, यानी कि बहुत प्राचीन काल की बात की जा रही है। उस प्रकार की कृषि प्रणाली के बारे में चर्चा करेंगे। और आज भी वर्तमान में भी भारत के कुछ हिस्सों में इस प्रकार की कृषि की जाती है, विश्व के बहुत से हिस्सों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। तो देखते हैं कि इस कृषि की क्या विशेषता है। डेफिनेशन लिखेंगे, भूमि के टुकड़े पर या छोटे से टुकड़े पर आदिम यानी कि प्राचीन आदिम कृषि औजारों द्वारा परिवार या समुदाय श्रम से जो समुदाय श्रम से खाद्यान्न एवं अनाज का उत्पादन किया जाता है, उसे प्रारंभिक आजीविका निर्वाह कृषि कहते हैं। यानी कि भूमि के एक छोटे से टुकड़े पर आदिम कृषि औजारों के द्वारा परिवार या समुदाय के लोगों के द्वारा जो श्रम किया जाता है, जिससे श्रम के द्वारा खाद्यान्न एवं अनाज का उत्पादन किया जाता है, इस प्रकार की कृषि को प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं। अगर हम इसके आगे थोड़ी विस्तार से बात करते हैं तो इसमें भी एक नाम आता है कर्तन एवं दहन कृषि। कर्तन एवं दहन, दहन का मतलब होता है जलाना, कर्तन मतलब काटना। कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली।
यह भी इससे बिल्कुल मिलती जुलती है, थोड़ा बहुत अंतर इसमें देखने को लिए मिल सकता है। कर्तन एवं गहन कृषि प्रणाली, इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। किसान भूमि के छोटे से टुकड़े को साफ करके अपने परिवार के लिए अनाज एवं खाद्य, यानी कि जो खाने योग्य खाद्य फसलें पैदा करता है तथा जब इस भूमि के टुकड़े को, जब इस भूमि की उर्वरक क्षमता कम हो जाती है तो किसान इस भूमि को छोड़कर अन्य भूमि या अन्य खेत की तरफ, अन्य भूमि की तरफ चला जाता है या स्थानांतरित कर देता है। यानी कि किसान भूमि के छोटे से टुकड़े को साफ करके अपने परिवार के लिए अनाज एवं खाद्य फसलें पैदा करता है तथा जब इस भूमि के टुकड़े की उर्वरक क्षमता का ह्रास हो जाता है, यानी कि उर्वरक क्षमता कम हो जाती है, तो किसान क्या करता है, उस भूमि के टुकड़े को छोड़कर अन्य किसी भूमि के टुकड़े की तलाश में चला जाता है और फिर वहां पे जाकर वहां की झाड़ियां पेड़ पौधों को काट कर जलाकर साफ कर फिर उस भूमि के टुकड़े पर 3-4 वर्षों के लिए फिर कृषि की जाती है। तो इस प्रकार की जो कृषि प्रणाली होती है उसे कहते हैं कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली। कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली, इसी का एक नाम है, इसे झूम कृषि प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। इसे झूम कृषि प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी स्थानांतरित कृषि इसी के नाम से जाना जाता है। अब भारतीय अब बात करते हैं भारतीय महाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में जो प्रारंभिक आजीविका कृषि प्रणाली है इसको कई नामों से जाना जाता है, यानी कि अलग अलग राज्य के अंदर इसको अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। तो यहां से आपका वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। तो देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं झूम कृषि के नाम से इसे जाना जाता है, यानी कि पूर्वोत्तर भारत कह सकते हैं हम, पूर्वोत्तर भारत जिसके अंदर मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जैसे राज्य इसके अंदर समाहित है, इन्हें वहां पे इसे झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। फिर नाम आता है पामलू के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। पामलू के नाम से मणिपुर राज्य में इसे पामलू के नाम से जाना जाता है। इसके बाद एक नाम आता है दीपा के नाम से इसे छत्तीसगढ़ व अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहां पे इसे दीपा के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं विश्व में अलग अलग देशों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हम बात करते हैं रे के नाम से इसे जाना जाता है
वियतनाम में, वियतनाम देश में इसे रे के नाम से जाना जाता है। मिल्पा, मिल्पा के नाम से जाना जाता है मध्य अमेरिका, व मेक्सिको, मेक्सिको और एक नाम आता है रोका, रोका के नाम से इसे जाना जाता है ब्राजील में, ब्राजील में इसे रोका के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हमारी चर्चा प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि पर कंप्लीट होती है। अब हम नंबर 2 पर पढ़ने वाले हैं गहन जीविका कृषि। गहन जीविका कृषि, गहन का मतलब होता है सघन, यानी कि जिन राज्यों में यानी कि जिन प्रदेशों के अंदर जनसंख्या ज्यादा है वहां पे इस प्रकार की कृषि अपनाई जाती है। तो इसकी डेफिनेशन यानी कि इसकी विशेषताओं के अंदर सबसे पहले हम बात लिखेंगे इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां जनसंख्या जहां पे जनसंख्या दबाव अधिक होता है। इस प्रकार की कृषि में इस प्रकार की कृषि में रासायनिक उर्वरकों व सिंचाई का उपयोग किया जाता है। यानी कि इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पे जनसंख्या दबाव अधिक होता है और ज्यादा उत्पादन के लिए इस प्रकार की कृषि प्रणाली में क्या किया जाता है कि रासायनिक उर्वरकों और सिंचाई का प्रयोग इस प्रकार की कृषि प्रणाली में किया जाता है। तो यह विशेषता होगी गहन जीविका निर्वाह कृषि की। तो अब हम नंबर 3 पर हम बात करने वाले वाणिज्य कृषि। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे इस प्रकार की कृषि का मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशकों जैसे जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीज अधिक पैदावार देने वाले बीज और कीटनाशकों का प्रयोग आधुनिक इस प्रकार की कृषि का मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशकों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीज, कीटनाशकों, रासायनिक उर्वरकों रासायनिक उर्वरकों आदि का उपयोग किया जाता है।
वाणिज्य कृषि कृषि किसे कहते हैं कि इस प्रकार की कृषि का मुख्य लक्षण क्या होता है, इसमें आधुनिक निवेश को जैसे कि अधिक पैदावार देने वाले बीज, कीटनाशकों, रासायनिक उर्वरकों और इनका अधिक उपयोग किया जाता है। और इस प्रकार इस कृषि का इस कृषि का मुख्य उद्देश्य मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करना है। तो इस प्रकार की कृषि का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि ज्यादा से ज्यादा फसल को पैदा किया जा सके, यानी कि उत्पादन है वो ज्यादा से ज्यादा किया जा सके। तो इसके लिए रासायनिक बीजों का उपयोग किया, रासायनिक कीटनाशक, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है, अधिक पैदावार देने वाले बीजों का उपयोग इस प्रकार की कृषि प्रणाली में किया जाता है। अब हम इसी के अंदर एक और चर्चा करने वाले हैं, वो है रोपण कृषि। अब बात करते हैं रोपण कृषि। इसकी मुख्य विशेषता, रोपण का मतलब होता है इसके अंदर पौधों को बोया नहीं जाता, बीजों को बोया नहीं जाता, जबकि पौधों को रोपा जाता है, उनको लगाया जाता है। जैसे हम बात करते हैं चाय की, केले के बागान, चाय के बागान, कॉफी, कहवा, यानी इस प्रकार के पौधों को क्या है उखाड़ कर दूसरी जगह लगाया जाता है, ना कि इनको बोया जाता है। तो इस प्रकार की जो कृषि प्रणाली होती है इसे कहते हैं रोपण कृषि प्रणाली। तो इसकी क्या विशेषता है, विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। इस कृषि प्रणाली में इस कृषि प्रणाली में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, अधिक पूंजी, अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की कृषि प्रणाली में अगर एक बार फसल को बो दिया जाता है तो वो फसल लगभग 5 से अधिक सालों तक लगातार चलती रहती है, यानी कि इस प्रकार की फसल को हर साल बोने की आवश्यकता नहीं होती, लगाने पौधों को रोपने की आवश्यकता नहीं होती। चाय के बागान अगर एक बार लगा दिए जाते हैं तो वो 5 से लेकर 12-13 सालों तक चलते रहते हैं। जैसे चाय हो गया, कहवा हो गया, तो इनकी एक बार बोने के बाद में लंबे समय तक ये पैदावार देते हैं। ये इसकी विशेषता है, इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। और इसके अलावा इस प्रकार के जो कृषि होती है इसमें बागान होते हैं वो बड़े क्षेत्र में लगते हैं, यानी कि छोटे क्षेत्र में नहीं लगते, बड़े बड़े खेत होते हैं, उन खेतों में इस प्रकार के बागानों को लगाया जाता है। तो इसमें जैसे चाय होगी, चाय अपने असम असम का जो क्षेत्र है वो चाय के लिए प्रसिद्ध है, और कॉफी के लिए कर्नाटक का क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार के जो क्षेत्र है वो इनके लिए प्रसिद्ध है, और इसका जो भारतीय निर्यात है उसमें रोपण कृषि प्रणाली का महत्वपूर्ण स्थान रहता है। अब हम चर्चा करते हैं कृषि प्रारूप या शस्य प्रारूप। शस्य प्रारूप भारतीय उपमहाद्वीप की जो स्थिति है उस स्थिति के आधार पर यहाँ पे शीत ऋतु भी आती है, उष्ण ऋतु भी आती है। तो उस आधार पर भारतीय जो कृषि प्रारूप है, यानी कि कृषि का जो रूप है, तो वो 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 पर आ गया रबी, खरीफ और जायद। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकी बुआई की, यानी कि विशेषताओं के बारे में।
सबसे पहले बात करते हैं बुआई। बुआई यानी कि इनको बोया कब जाता है। रबी की फसल को अक्टूबर से नवंबर के महीने में बोया जाता है। कि खरीफ की फसल को मानसून की वृखा यानी कि यूं कहें कि जून से लेके जुलाई के महीने में यानी कि मानसून की बरसात के साथ इसकी बुआई की जाती है, यानी कि मानसून की बारिश के साथ। और जायद की फसलों की जो बुआई होती है वो इन दोनों के बीच में आती है। जैसे इसको बोया जाता है मार्च के महीने में, तो मान लेते हैं कि मार्च महीने में इसकी बुआई की जाती है, मार्च अप्रैल के महीनों में। तो इसके बाद में आ जाता है नंबर 2 पर, ये तो नंबर 1 होगी। 2 पर बात करते हैं कटाई, यानी कि कटाई कब की जाती है। रबी की जो फसल होती है उसकी कटाई मार्च से अप्रैल महीने में की जाती है, मार्च अप्रैल में। जो खरीफ की फसल होती है उसकी कटाई सितंबर अक्टूबर महीने में इसकी कटाई कर दी जाती है। और जायद की फसलों की कटाई जून जुलाई में हो जाती है, जून जुलाई। अब बात करते हैं तो बुआई की बात हो गई, कटाई की बात हो गई। अब हम बात करते हैं प्रमुख फसलें। रबी में आ जाएगी आपकी, यानी कि शरद ऋतु में जो फसलें होती हैं रबी के अंदर आ जाती है गेहूं, सरसों, राई, गेहूं, सरसों, राई, जो ये फसलें हैं वो अपने आ जाती है रबी के अंदर। जब हम बात करते हैं खरीफ के अंदर, तो खरीफ में आती है कपास, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये जो फसलें हैं ये आ जाती है खरीफ में। जब हम बात करते हैं जायद की फसलों में, तो यहाँ पे आती है ककड़ी, मतीरा, ककड़ी, मतीरा। अब हम इनकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। जो रबी की फसल होती है यानी कि शरद ऋतु में, इसके लिए भार पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी विक्षोभ जिसके द्वारा जो बारिश होती है शरद ऋतु में, पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो भूमध्य सागर से उठता है पश्चिमी विक्षोभ से जो बारिश होती है, वो बारिश रबी की फसल के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और इसे स्थानीय भाषा में मावट के नाम से भी जाना जाता है, और जो रबी की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। खरीफ की फसल के लिए जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत के अंदर आता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो भारत में आता है, वो इन फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। इसका इन खरीफ की फसल में महत्वपूर्ण योगदान रहता है उत्पादन में। मानसून, अगर मानसून अच्छा आता है, मानसून की बारिश अच्छी होती है, तो खरीफ का उत्पादन अधिक होता है, अच्छा उत्पादन होता है। अगर मानसून की वर्षा होती है वो कम होती है, तो अकाल की संभावना हो जाती है। और जायद की फसलों की हमने चर्चा कर ली है। तो ये हो गया अपना शस्य प्रारूप। अब हम बात करने वाले हैं अगले टॉपिक में। अब हम बात करते हैं मुख्य फसलों के बारे में। मुख्य फसलें,
सबसे पहले हम चर्चा करते हैं चावल। लिखेंगे चावल के बारे में। चावल उत्पादन में चावल उत्पादन में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। चावल भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। यानी कि चावल के उत्पादन में भारत का चीन के बाद में दूसरा स्थान आता है। और चावल भारत के प्रमुख खाद्यान्न यानी कि खाने वाली जो वस्तुएं फसलें हैं उनमें तो चावल का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। गेहूं 2 नंबर पर गेहूं आती है। गेहूं से ज्यादा खाने में चावल का उपयोग किया जाता है। तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है वो चावल है। आगे हम बात करते हैं कि चावल की फसल के लिए किस प्रकार के वातावरण की आवश्यकता होती है और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, वर्षा कितनी होनी चाहिए, इन चीजों पर हम बात करते हैं। तो आगे बात करते हैं चावल के बारे में। चावल की फसल के लिए चावल की फसल के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। यह 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले स्थानों पर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले स्थानों पर उत्पादन किया जाता है। इसका 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले स्थानों पर उत्पादन किया जाता है। यानी कि तापमान कितना चाहिए? तापमान चाहिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा और वर्षा कितनी चाहिए? 100 सेंटीमीटर। ये दो बातें इंपॉर्टेंट हो गई। आगे हम बात करते हैं। ये तो आगे लिखते हैं। चावल एक उष्ण क्या यूं कहें आर्द्र उष्ण कटिबंधीय पौधा है। भारत में चावल का उत्पादन भारत में चावल उत्पादन क्षेत्र उत्तर पूर्वी मैदान व तटीय क्षेत्र प्रमुख है। भारत में चावल उत्पादन क्षेत्र उत्तर पूर्वी मैदान यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो, इसके अलावा तटीय क्षेत्र यानी कि जो हम बात करते हैं तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है वो चावल उत्पादन में प्रमुख है। और भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन भारत में
सर्वाधिक चावल का उत्पादन पश्चिम पश्चिम बंगाल, बिहार व पंजाब राज्यों में होता है। एक लाइन और लिखेंगे, उड़ीसा उड़ीसा व पश्चिम बंगाल, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल में धान की किस्में ओस, अमन व बोरा प्रसिद्ध है। तो चावल के बारे में प्रमुख बातें देखी कि चावल का उत्पादन में चीन के बाद भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। और चावल भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है और चावल के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और वर्षा कितनी चाहिए? 100 सेंटीग्रेड वर्षा होनी चाहिए। और चावल एक आर्द्र उष्णकटिबंधीय पौधा है और भारत में चावल उत्पादन क्षेत्र प्रमुख है, उत्तर पूर्वी मैदान और तटीय क्षेत्र प्रमुख है। इसके अलावा हमने बात की कि चावल का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल, बिहार व पंजाब राज्य में होता है और उड़ीसा व बंगाल में धान की, यानी धान कहते हैं चावल को, चावल की प्रमुख किस्में हैं ओस, अमन और बोरो, ये प्रसिद्ध है। ठीक है, अब हम बात नंबर 2 पर बात करते हैं, गेहूं। देखते हैं, यह भारत की दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। यह भारत की दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। पहली हो गई थी चावल और इसका स्थान आता है दूसरा। यह रबी की महत्वपूर्ण फसल है। यानी एक रबी के मौसम की या रबी के यूं कह यह रबी की महत्वपूर्ण फसल है, यानी कि इस फसल का उत्पादन कब किया जाता है? रबी के मौसम में, और रबी के मौसम की यह महत्वपूर्ण फसल है। इसके अलावा इसके लिए, इसके उत्पादन के लिए या इसके लिए 70 से 100 सेंटीमीटर तक 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा उपयुक्त रहती है। इसके लिए 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा है वो उपयुक्त रहती है। गेहूं शीत गेहूं शीत ऋतु का पौधा है, लेकिन जब यह फसल पकती है तो उस समय खुले आसमान व धूप की आवश्यकता होती है। इस फसल के लिए
जलोढ़ मृदा उपयुक्त होती है। अब बात करते हैं प्रमुख क्षेत्र जहां पे भारत के अंदर फसल होती है। प्रमुख क्षेत्र उत्तर व उत्तर पश्चिमी मैदान के अलावा दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। यहाँ पे हमने चर्चा की गेहूं फसल के बारे में। गेहूं भारत की दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। यह रबी की एक महत्वपूर्ण फसल है। इसके लिए वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा उपयुक्त होती है। यह शीत ऋतु का पौधा है, लेकिन जब यह गेहूं की फसल पकती है उसमें खुले आसमान के साथ तेज धूप की आवश्यकता होती है। इस फसल के लिए जलोढ़ मृदा है वो उपयुक्त रहती है। और भारत का प्रमुख क्षेत्र जहाँ पे ये होती है वो उत्तर पश्चिम का मैदान यानी कि यूं है गंगा और सतलज का मैदान। और दूसरा प्रमुख क्षेत्र होता है दक्कन की काली मिट्टी वाला प्रदेश। आज की क्लास में यहाँ तक की चर्चा हमने की। अगली क्लास में इससे आगे की चर्चा करेंगे, प्रमुख फसलों के बारे में हम बात करेंगे।